हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जीएस में। आज हम नर्मदा नदी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। नर्मदा नदी तंत्र से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जामिनेशन में हो, एमपी पटवारी एग्जामिनेशन में हो, एमपी एसआई, यूपीएससी, भारत के किसी भी एग्जामिनेशन में मध्य प्रदेश से जुड़े हुए जो प्रश्न होंगे उन सभी को आज हम देखने वाले हैं और आपके सारे प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से, इसमें दी गई जानकारी के माध्यम से सॉल्व हो जाएंगे बहुत आसानी से। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक बार देखना है। एक बार पूरे वीडियो को देखने के बाद दूसरी बार कॉपी पेन लेकर इसका स्केच बनाकर, मानचित्र बनाकर मध्य प्रदेश का पूरा नॉमेनक्लेचर, जितना भी नामांकन इसमें किया गया है, जितनी भी जानकारी दी गई है, उसको एक बार अच्छे से लिख लेना है। आप उसको एक बार पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, मध्य प्रदेश की जुड़ी हुई नर्मदा नदी की जितनी भी जानकारियां हैं सभी आपको एक ही वीडियो में प्राप्त होने वाली हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं। नर्मदा नदी या नर्मदा रिवर सिस्टम, इट इज ऑल्सो बी कॉल्ड नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है, यहां से इसकी शुरुआत होती है। नर्मदा नदी जिस तरीके से आप बीच में देख पा रहे हैं, ये बहती हुई चली आ रही है, थोड़ी हल्की सी सर्पिलाकार स्पाइरल शेप में बहती हुई चली जा रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात होते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में ये नदी एक्सटेंड हो जाती है, एस्चुरी बनाते हुए। अभी हम इसको पढ़ेंगे। जैसा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की दो पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है। यह नर्मदा नदी का बेसिक ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया कि भौतिक तौर पर नर्मदा नदी कहां पर स्थित है। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र से होकर यह नदी बहती है और भारत के मध्य से यह नदी बहती है। तो नर्मदा नदी से जुड़े हुए तथ्यों को हम शुरू करते हैं इसके बेसिक इंफॉर्मेशन से। सबसे पहले हम नर्मदा नदी की प्रारंभिक जानकारी पढ़ने वाले हैं। प्रारंभिक जानकारी के बाद इसके अपवाह तंत्र को समझेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण में एक रेवा खंड है, उसका एक हिस्सा है, उसका एक भाग है, वहां नर्मदा नदी को रेवा के नाम से जाना गया है। और जब ये अमरकंटक से इसका उद्गम होता है तब भी इसको हम रेवा के नाम से जानते हैं। कालिदास का जो मेघदूत ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी नर्मदा नदी को रेवा नाम से संबोधित किया गया है। इसके कुछ अन्य किताबों में इसको मैकल सुता, शिवपुत्री, नर्मदा नदी को भगवान शिव की पुत्री के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए इसे शांकरी भी कहते हैं। नर्मदा नदी को नमोदोष नाम क्लॉडियस टॉलमी ने दिया था। ये एक यूनानी जियोलॉजिस्ट थे, बहुत ही भौतिक विज्ञानी थे। इन्होंने नर्मदा नदी को नमोदोस, नोमाडोस और नम्माडियस नाम से संबोधित किया। तो ये भी नाम एग्जामों में पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जिस तरीके से भारत वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ देश रहा है, 4 वेदों में से सामवेद को नर्मदा की तरह माना गया है। नर्मदा नदी जिस तरीके से अपने रास्तों में बहती है और बहुत सारे झरनों का निर्माण करती है, ये झरनों में जब बहती है तो बहुत सुंदर ध्वनि इससे निकल के आती है। उस सुंदर ध्वनि के कारण संगीत से जुड़ा हुआ जो वेद है सामवेद, उससे तुलना की गई है किसकी, नर्मदा नदी की। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जामिनेशन में लगातार बनते रहते हैं। तो ये आपकी जो बेसिक जानकारी है मध्य प्रदेश में बहने वाली नर्मदा नदी की, उसको आप समझ पा रहे हैं। नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। नर्मदा नदी एक वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। दैट इज ऑल्सो बी कॉल्ड ट्री शेप ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि नर्मदा नदी के उत्तर दिशा से और दक्षिण दिशा से बहुत सी सहायक नदियां आके इससे मिलती हैं। सहायक नदियों को हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। ट्रिब्यूटरीज आर दोज रिवर विच विल कनेक्ट थ्रू द मेन रिवर एंड इंक्रीज द वाटर लेवल सिस्टम ऑफ द रिवर, दैट इज कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। सहायक नदियां वे नदियां होती हैं जो मुख्य नदी में अपना जल प्रवाहित करके उसके जल स्तर को बढ़ाती हैं, सहायक नदियां कहलाती हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर जाती है। 14 से 15 जिलों में नर्मदा नदी का जल लगातार एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है। जो ये जिले हैं, इन जिलों की सीमाओं से नर्मदा नदी की सीमा लगती है और ये नर्मदा नदी द्वारा सिंचित हो पाते हैं। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अगर वास्तविक तौर पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है या मध्य प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं वो गंगा नदी में जाकर मिलती हैं। इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा अपवाह तंत्र।
गंगा ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र नर्मदा नदी का है, जो लगभग 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को सिंचित करता है। इसको भी आप विशेष तौर पर ध्यान में रखेंगे। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है, 5th लार्जेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया। तो इसको भी आप याद रखना है, भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। नर्मदा नदी को भारत की हृदय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप इसको भारत के मैप में देखेंगे तो बिल्कुल बीच से जाती है, इसलिए इसको भारत की हृदय रेखा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जब नर्मदा नदी 2 पर्वतों के बीच में बहती है, तो कोई भी नदी 2 पर्वतों के बीच में यदि बहती है तो रिफ्ट वैली फॉर्मेशन क्रिएट होता है। रिफ्ट वैली फॉर्मेशन ये आप देख पा रहे हैं, ये भ्रंश घाटी का फॉर्मेशन है, हिंदी में इसको भ्रंश घाटी भी कहते हैं। नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रृंखलाओं, एक तरफ सतपुड़ा और एक तरफ विंध्याचल के बीच बहती है, इसलिए इसे भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कहते हैं। और जो भी नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं, मुख्य रूप से ऐसा देखा गया है वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो नर्मदा नदी भी बहते हुए मध्य प्रदेश में बहती है। अनूपपुर से इसकी शुरुआत होती है। अनूपपुर से बाद मध्य प्रदेश के 15 जिलों से बहते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और महाराष्ट्र के बाद यह नदी गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में लगभग 27 किलोमीटर लंबी भरूच एक जगह है गुजरात में, उसके पास अपनी एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में अपना जल समर्पित कर देती है और मिल जाती है। तो यह है नर्मदा नदी की सामान्य जानकारियां। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की कुल लंबाई है, जिसमें से लगभग 1077 किलोमीटर है मध्य प्रदेश में बहती है, 74 किलोमीटर महाराष्ट्र में इसका प्रवाह है और 161 किलोमीटर यह नदी गुजरात में बहती है। तो तीनों राज्यों में इसके प्रवाह को भी आप नोट डाउन कर लीजिए, यह भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश में जो नर्मदा नदी है उसको सबसे पवित्रतम नदी का दर्जा दिया गया है। नर्मदा इज ऑल्सो बी कॉल्ड द होली रिवर। जिस तरीके से भारत में गंगा है, यमुना है, इन नदियों में कहते हैं कि पाप धोएंगे तो गंगा नदी में डुबकी लगा लीजिए तो आपके पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन नर्मदा नदी के मात्र दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी पवित्र नदी का इसको दर्जा दिया गया। गंगा और यमुना से भी ऊपर नर्मदा नदी को कहा गया है, इसकी पवित्रता को दर्शाया गया है। 7 फरवरी अभी हाल ही में 2022 में हमने नर्मदा जयंती के रूप में मनाया है। प्रतिवर्ष माघ माह की शुक्ल सप्तमी को, माघ माह की शुक्ल सप्तमी को नर्मदा जयंती मनाई जाती है। जबलपुर में ग्वारी घाट, जिस तरीके से होशंगाबाद में सेठानी घाट जो बहुत फेमस है नर्मदा नदी के लिए, यहाँ पर नर्मदोत्सव का आयोजन होता है। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं और इसकी परिक्रमा के बाद लोग अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। तो भारत की एकमात्र नदी जिसकी पूजा लोग परिक्रमा के माध्यम से भी करते हैं, जिसको हम नर्मदा परिक्रमा यात्रा के भी कहते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी 2017 में नर्मदा परिक्रमा यात्रा को चालू किया। नर्मदा परिक्रमा यात्रा समाप्त होने के बाद नर्मदा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया। 15 मई 2017 को नर्मदा नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया। जीवित मानव दर्जा से आशय है यदि कोई भी नर्मदा को नष्ट करने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ वही केस चालू होंगे जो किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने पर चालू होते। जिस तरीके से हम किसी व्यक्ति को मार देते हैं तो 302 लग जाता है, किसी को मारने का प्रयास करते हैं 307 धारा लगाई जाती है। उसी प्रकार से यदि हम नर्मदा नदी को भी मारने का प्रयास करेंगे, उसको नष्ट करने का प्रयास करेंगे, उसको गंदा करने का प्रयास करेंगे, तो उस व्यक्ति पर उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी जो किसी व्यक्ति को धाराओं के आधार पर की जाती है। ये हमारे देश में नर्मदा नदी, अन्य नदियों को भी स्वच्छ करने, उनको लगातार कल कल बहने, नर्मदा नदी के साथ साथ गंगा नदी और यमुना नदी को भी भारत में सर्वप्रथम जीवित मानव का दर्जा दिया गया था। 20 मार्च 2017 को नर्मदा नदी 20 मार्च 2017 को गंगा नदी और यमुना नदी को जीवित मानव का दर्जा दिया गया था। इस डेट को विशेष तौर पर याद रखना। 15 मई 2017 को नर्मदा को और 20 मार्च 2017 को गंगा और यमुना को जीवित मानव का दर्जा दिया गया था। अब इसके आगे हम और कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं। अमृतलाल बेगड़ इन्होंने नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए बहुत प्रयास किए। अपने जीवन के लगभग 50 वर्षों तक इन्होंने नर्मदा नदी की सेवा की। इस कारण अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है। 1928 में इनका जन्म हुआ था और 2018 में इनका देवभाषण हो गया। अमृतलाल बेगड़
नर्मदा पुत्र के नाम से विश्वविख्यात है। इनकी समाधि 2018 में ग्वारी घाट में निर्मित की गई। इन्होंने नर्मदा से जुड़ी हुई कई पुस्तकें भी लिखी हैं। सौंदर्य की देवी नर्मदा, तीरे तीरे नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, और इनको नर्मदा नदी के इस ऐतिहासिक कार्य के लिए, नर्मदा नदी की स्वच्छता के लिए, संरक्षण के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों, नर्मदा नदी का जब हम यहां पर देखेंगे कि नर्मदा नदी का जहां से उद्गम होता है अमरकंटक से, जब यह नदी अमरकंटक से बहती हुई मंडला और डिंडोरी के पास आती है, डिंडोरी है और ये मंडला है, तो यहां पर कुंडली नुमाई आकृति का निर्माण करती है। कुंडली नुमा आकृति का निर्माण करती है डिंडोरी से लेकर मंडला के बीच। यह हमको जानकारी याद रखना है, पेपरों में पूछा गया है कि डिंडोरी से लेकर मंडला तक नर्मदा नदी कुंडली नुमा आकृति का क्या करती है, निर्माण करती है। हमारे मध्य प्रदेश का जो राजकीय जलीय जीव है जिसका नाम है महाशीर, यह महाशीर मछली भी नर्मदा नदी में पाई जाती है। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो नर्मदा नदी के ऐतिहासिक तथ्य से जुड़े हुए हैं। अब हम नर्मदा नदी की कुछ सहायक नदियों की चर्चा कर लेते हैं। नर्मदा नदी की कुल 43 सहायक नदियां हैं। 43 विशेष तौर पर याद रखिए, जबकि मध्य प्रदेश में इसकी 41 सहायक नदियां हैं। ये 41 सहायक नदियां मध्य प्रदेश में है और 43 सहायक नदियां कुल है। क्यों? क्योंकि नर्मदा महाराष्ट्र और गुजरात में भी जा रही है, वहां भी अन्य 2 सहायक नदियां ऐसे जुड़ती हैं। तो मध्य प्रदेश में 41, लेकिन कुल कितनी है? 43। मध्य प्रदेश में राइट साइड से, अच्छा राइट जब देखना हो तो नदी ऐसी जा रही है तो इसका ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो राइट साइड से 19 सहायक नदियां हैं और लेफ्ट साइड से 22 सहायक नदियां नर्मदा नदी की हैं, जो इसके जल स्तर में वृद्धि करने का कार्य करती हैं और एक वृक्षनुमा अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। कुछ सहायक नदियों के मैंने नाम भी लिखे हैं। कभी एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए तो आप देखना, या कभी आप मेंस में लिख रहे हो तो नर्मदा नदी की सहायक नदियों के ज्यादातर नाम जानवरों पर हैं, जंगली जानवरों पर इसके नाम हैं, जैसे हथनी, शेर, ऊंटी, हिरन, बारना, मान, तवा, जोवट, शक्कर नदी, इसको विशेष तौर पर याद रखिए। शक्कर नदी नर्मदा की सहायक नदी है। दूधी, कोलार, कोलार नदी को आप जानते हैं, भोपाल में कोलार डैम का निर्माण किया गया है। बारना बांध का भी निर्माण किया गया है। जोवट परियोजना भी नदियों पर बनी होगी है। तो जोवट परियोजना अलीराजपुर जिले में स्थित है, अभी हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखें, तो ये सभी इसकी कौन सी नदियां हो गई? सहायक नदियां। कुल कितनी है? 43। मध्य प्रदेश में कितनी है? 41। राइट साइड से 19, लेफ्ट साइड से 22। हथनी, शेर, ऊंटी, जंगली जानवरों के नामों पर इसकी सहायक नदियों के नाम रखे गए हैं। अच्छा, नर्मदा नदी ईस्ट टू वेस्ट इसका फ्लो है, पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर नदी बहती है। इस पर हम ध्यान रखेंगे। एक रिफ्ट वैली में बहती हुई है, इसकी मैंने जानकारी दी है। रिफ्ट वैली, इसी को हिंदी में कहते हैं भ्रंश घाटी। नर्मदा नदी के बारे में और जानकारियों को हम आगे बढ़ाते हुए ये देखते हैं कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है नीचे, उसकी 4 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं। सबसे पहली श्रृंखला है राजपीपला, दूसरी श्रृंखला है ग्वालीगढ़। राजपीपला बड़वानी क्षेत्र में आती है। ग्वालीगढ़ जो पर्वत श्रृंखला है ये खंडवा खरगोन में आती है, और महादेव पर्वत श्रृंखला हमने देखा है होशंगाबाद क्षेत्र में आती है। पचमढ़ी यहीं पर स्थित है। और जो सबसे लास्ट पर्वत श्रृंखला है पूर्व की ओर, इसका नाम है मैकाल पर्वत श्रृंखला। मैकाल पर्वत श्रृंखला जहां पर अमरकंटक स्थित है, यहां से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक नर्मदेश्वर शिवलिंग के लिए बहुत फेमस है, अनूपपुर जिले में स्थित है। यहां इस नदी को रेवा के नाम से जाना जाता है। नर्मदा नदी अमरकंटक से उद्गमित होकर जब आगे बढ़ती है तो लगभग मध्य प्रदेश के 15 जिलों से प्रवेश करती है। प्रवाह इसका लगभग 15 जिलों में है। अनूपपुर से होकर डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद और आगे खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी, अलीराजपुर होते हुए महाराष्ट्र और गुजरात में खंबाती खाड़ी में यह अपना जल समर्पित कर देती है। इसके कुछ जलप्रपात के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम वाटरफॉल भी कहते हैं। नर्मदा नदी पर अमरकंटक में कुल 5 वाटरफॉल है। ये कवर हो रहा है ना। ये पहला कपिल धारा, दूसरा दुग्ध धारा, तीसरा पंचधारा और चौथा
दुर्गा धारा। और पांचवा है शंभु धारा। कपिल धारा, दुग्ध धारा, पंचधारा, दुर्गा धारा और शंभु धारा, ये पांचों वाटरफॉल जो हैं ये अमरकंटक में स्थित है। इसके बाद जब ये नदी जबलपुर पहुंचती है तो जबलपुर पे इसका सबसे फेमस जो वाटरफॉल है इसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। मध्य प्रदेश पीएससी में प्रश्न आ चुका है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, और ये भेड़ाघाट नाम के स्थान पर है। जबलपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर भेड़ाघाट नाम का एक स्थान है। भेड़ाघाट भृगु ऋषि के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। यहां पर भृगु ऋषि ने अपनी तपस्या की और उनके तपस्या के फल के लिए भेड़ाघाट को हम बहुत प्रसिद्ध स्थल के रूप में जानते हैं। यहाँ धुआंधार जलप्रपात है, लगभग 20 से 25 मीटर ऊंचाई से जल नीचे गिरता है और एक वाटरफॉल का निर्माण होता है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल, जबलपुर में स्थित है। भेड़ाघाट अपनी संगमरमर की चट्टानों की सुंदरता के लिए भी बहुत फेमस है। भेड़ाघाट में आर्कियन युग की, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्कियन युग की संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं। यहां पर नर्मदा नदी नौकागम्य है। यहां पर नौका विहार की भी क्या की गई है? व्यवस्था की गई है। बहुत सुंदर तरीके से आप दोनों ओर मार्बल की बड़ी बड़ी चट्टानें और बीच में नर्मदा नदी का प्रवाह भी स्थित है। जब आगे बढ़ते हैं हम नरसिंहपुर आते हैं तो नरसिंहपुर में इसमें 3 वाटरफॉल है। पहला अर्जुन कुंड, दूसरा भीम कुंड और तीसरा सतधारा जलप्रपात। ये तीनों जलप्रपात नरसिंहपुर में स्थित है। आप एक बार इनको लिखते जरूर जाइए, वीडियो एक बार देख लीजिए, लेकिन साथ में जब दूसरी बार वीडियो देखें तो इन सभी चीजों को नोट डाउन करते जाएं। वीडियो को बीच में पॉज कर दें और इसको लिखते चले जाएं। तो नरसिंहपुर में अर्जुन कुंड, भीम कुंड और सतधारा जलप्रपात है। इसके बाद जब ये नदी और आगे की ओर चलती है तो इस स्थान पर हमको देखने को मिल रहा है ये होशंगाबाद है। होशंगाबाद में महादेव पहाड़ी है। वो महादेव पहाड़ियों की ही एक छोटी सी पर्वत श्रृंखला है, इसका नाम है पीलीभीत पहाड़ियां। वहां से तवा नदी का उद्गम होता है और ये तवा नदी नर्मदा नदी में आकर होशंगाबाद में मिलती है। तवा नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और इस पर एक तवा रिवर ब्रिज भी बना हुआ है जिसकी लंबाई लगभग 1.3 किलोमीटर है। जब ये नदी और आगे की तरफ चलती है, और तवा नदी के बारे में खासियत जरूर याद रखना, पचमढ़ी तवा नदी के किनारे है। जितने भी पचमढ़ी के फेमस वाटरफॉल हैं, रजत वाटरफॉल, बी वाटरफॉल, ये सभी वाटरफॉल तवा नदी पर ही बने हुए हैं। जब इसके आगे से हम चलते हैं तो खंडवा में इस पर 2 वाटरफॉल स्थित हैं, 2 जलप्रपात। पहला है दर्दी और दूसरा है मंदार। दर्दी जलप्रपात और दूसरा है मंदार, ये दोनों वाटरफॉल खंडवा में स्थित है। नेक्स्ट इसके आगे आता है खरगोन। खरगोन में नर्मदा नदी पर स्थित सबसे प्रसिद्ध जलप्रपात है, इसका नाम है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जलप्रपात खरगोन जिले में स्थित है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद नर्मदा नदी पर कोई विशेष जलप्रपात नहीं है, हमको इतने ही जलप्रपात एक बार याद रख लेने हैं। तो मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं उसको अच्छे तरीके से। खरगोन में सहस्त्रधारा, खंडवा में दर्दी और मंदार, उसके आगे नरसिंहपुर में अर्जुन कुंड, भीम कुंड और सतधारा जलप्रपात, जबलपुर में भेड़ाघाट नामक स्थान पर धुआंधार जलप्रपात। भेड़ाघाट जलप्रपात नाम नहीं है, जलप्रपात का नाम है धुआंधार। और अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा, पंचधारा, दुर्गा धारा और शंभु धारा जलप्रपात यहां पर स्थित है। जो यहां पर मंडला स्थित है ना, मंडला 3 ओर से नर्मदा नदियों से घिरा हुआ है। इस स्थान पर मंडला फोर्ट है, जिसको हम बोलते हैं मंडला का किला, मंडला का दुर्ग, जो 3 ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, इसको भी ध्यान में रखना। अब इसके बाद हम नर्मदा नदी पर स्थित कुछ परियोजनाओं को देखते हैं। परियोजनाएं जिनको हम प्रोजेक्ट्स कहते हैं, रिवर प्रोजेक्ट्स। परियोजना का अर्थ है कि नदी पर बांध बनाना, उस बांध का प्रयोग सिंचाई के लिए करना, विद्युत बनाने के लिए करना, जलीय जीवों के पालन के लिए करना, फ्रेश वाटर या ड्रिंकिंग वाटर के लिए करना, इसको हम कहते हैं परियोजनाएं। ऐसी जल परियोजनाएं जिनके बहुत सारे उद्देश्य हों, सिंचाई करना, उसी के माध्यम से पीने के पानी की व्यवस्था करना, जलीय जीवों का संरक्षण करना, वाटर स्पोर्ट, डैम आजकल बड़े बड़े बन जाते हैं और उसी में वाटर स्पोर्ट को भी बढ़ावा दिया जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले जो परियोजनाओं की चर्चा कर रहे हैं उसकी शुरुआत करते हैं मंडला से। मंडला में नर्मदा नदी पर जो परियोजना है इसका नाम है थावर परियोजना और हालोन परियोजना। मंडला में 2 परियोजना है, पहली परियोजना का नाम है थावर परियोजना और दूसरी परियोजना का नाम है हालोन परियोजना। नेक्स्ट इसके बाद जबलपुर में, जबलपुर के पास बरगी नाम का एक छोटा सा स्थान है जहां पर नर्मदा नदी पर एक बहुत विशालकाय बांध बनाया गया है।
जिसका नाम है बरगी बांध। बरगी बांध का नाम रानी अवंतीबाई के नाम पर रखा गया है। वर्तमान में इस परियोजना का नाम रानी अवंतीबाई परियोजना है। रानी अवंतीबाई का संबंध मुख्य रूप से रामगढ़ से है। रामगढ़ की रानी जो मंडला जिले में स्थित है, वहां की रानी थी रानी अवंतीबाई। उन्हीं के नाम पर इस परियोजना का नाम रखा गया है रानी अवंतीबाई परियोजना। इसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो तवा बांध परियोजना, जैसा कि भी आपको पता चला था कि तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक है। तवा पर जो बना हुआ बांध है वो होशंगाबाद में स्थित है। इसके बाद जब हम और आगे चलते हैं तो खंडवा में नर्मदा नदी पर 3 परियोजनाएं स्थित है। पहली परियोजना जो सबसे फेमस परियोजना है ओंकारेश्वर परियोजना। अच्छा, हमको एक बात याद रखनी है, जब नर्मदा नदी ओंकारेश्वर जाती है तो वहां नर्मदा नदी एक नदी 2 धाराओं में बढ़ जाती है, जिसकी एक धारा को कावेरी धारा और दूसरी धारा को नर्मदा धारा कहते हैं। और उसके बीच में एक नदी टापू का निर्माण होता है। 2 धाराओं के बीच में एक नदी टापू का निर्माण होता है और उसमें एक पर्वत बना हुआ है, जिस पर्वत की आकृति ओम के आकार की है, इसलिए इस स्थान को ओंकारेश्वर कहते हैं। विशेष तौर पर ध्यान रखना, नर्मदा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है, कावेरी धारा और नर्मदा धारा, आगे दोनों मिल जाती हैं, लेकिन इसके बीच में जो पर्वत श्रृंखला है वह पर्वत ओम की आकृति होने के कारण इस स्थान का नाम ओंकारेश्वर है। और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है और यह मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर स्थित एक प्रमुख परियोजना भी है, ओंकारेश्वर बांध परियोजना, जिस पर हाल ही में 600 मेगावाट का सोलर वाटर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया जा रहा है। सोलर वाटर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनाया जा रहा है, जो बनने के बाद मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट होगा। अभी तक भारत में कोई इतना बड़ा तैरता हुआ पावर संयंत्र इतना बड़ा कहीं भी नहीं बनाया गया है, जिसकी क्षमता 600 मेगावाट। नेक्स्ट, दूसरा है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर बांध भी खंडवा में स्थित है। इसे पुनासा बांध भी कहते हैं, क्योंकि ये पुनासा नाम स्थान पर बना हुआ है। पुनासा बांध, इंदिरा सागर बांध खंडवा में स्थित है। इंदिरा सागर बांध में एक छोटा सा टापू बनाया गया है। मध्य प्रदेश की जो पर्यटन नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में लगातार रिवर स्पोर्ट्स या रिवर आइलैंड्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इंदिरा सागर में जो एक टापू बना गया है, उस टापू का नाम है, उस टापू को हनुवंतिया टापू के नाम से जाना जा रहा है। अभी हाल ही में 2022 का जल महोत्सव हनुवंतिया टापू में किया गया है। यहां वो सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो टूरिज्म के लिए, टूरिज्म को लगातार बढ़ावा दे रही है। मध्य प्रदेश सरकार और भारत सरकार भी लगातार टूरिज्म की नीति को बढ़ावा दे रही है। तीसरी परियोजना का नाम है सुक्ता बांध परियोजना। तो पहली ओंकारेश्वर, दूसरी इंदिरा सागर और तीसरी सुक्ता बांध परियोजना, इसको याद रखना। खंडवा को हम मानधाता नगरी के नाम से भी जानते हैं, यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आगे चल के हम खरगोन में चलते हैं। खरगोन में 4 परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना महेश्वर बांध परियोजना, दूसरी है अपरवेदा परियोजना, तीसरी है साटक परियोजना और चौथी है देजला देवड़ा परियोजना। खरगोन में 4 परियोजना है, इन सभी को आप नोट करते चलिए। महेश्वर परियोजना, अपरवेदा परियोजना, साटक परियोजना और देजला देवड़ा परियोजना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके आगे जब हम बढ़ते हैं तो बड़वानी नाम के स्थान पर, यह बहुत प्रमुख परियोजना है, इस साल के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। बड़वानी नाम के जिले पर एक लोअर गोई परियोजना है, लोअर गोई परियोजना। यह लोअर गोई परियोजना को शहीद भीमा नायक परियोजना का नाम दिया गया है। भीमा नायक आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से कहे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, नाम है लोअर गोई परियोजना, या इसी का नाम रखा गया है शहीद भीमा नायक परियोजना। इसके आगे अलीराजपुर नाम के जिले में एक प्रमुख परियोजना है जो जोबट नदी पर स्थित है। जोबट नर्मदा की सहायक नदी है। जोबट नदी पर स्थित परियोजना का नाम है जोबट परियोजना और अलीराजपुर में एक भाबरा गांव स्थित है जो चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली के लिए बहुत फेमस है। इसलिए इस परियोजना को चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी नाम रखा गया है, चंद्रशेखर आजाद परियोजना। इसको भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। आइए हम कुछ नर्मदा के किनारे स्थित प्रमुख शहर देखते हैं, तीर्थ स्थल देखते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। नर्मदा के किनारे स्थित प्रमुख शहर है डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, बड़वानी और अलीराजपुर। विशेष तौर पर याद रखना, नर्मदा अनूपपुर से प्रारंभ होती है
और मध्य प्रदेश में अलीराजपुर से बाहर निकल जाती है और कहां चली जाती है, गुजरात की ओर चली जाती है। इसके किनारे प्रमुख तीर्थ स्थल भी हैं जो पर्यटन स्थल के नाम से मध्य प्रदेश सरकार उसको बढ़ावा दे रही है। मांडू धार में स्थित है, जिसको हम सिटी ऑफ जॉय, आनंद की नगरी के नाम से भी जानते हैं। महेश्वर शिवलिंग के लिए फेमस है और अपनी अनूठी आर्ट, जिस तरीके से खजुराहो में आर्ट एंड कल्चर बहुत फेमस है, सांस्कृतिक मंदिर स्थित है, उसी प्रकार से महेश्वर भी इसके लिए बहुत फेमस है। महेश्वर का स्थापना जो मुख्य रूप से की थी वो देवी अहिल्याबाई ने की थी। यहां पर होलकर वंश की छतरियों का भी निर्माण किया गया है। बहुत दर्शनीय स्थल है, प्रमुख दर्शनीय स्थल है। ओंकारेश्वर आप पढ़ चुके हैं कि ये शिवलिंग के लिए फेमस है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक शिवलिंग है। नेमावर, इसको अभी याद रखना है। नेमावर देवास जिले में स्थित है और नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। नेमावर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेमावर एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां बहुत सुंदर आदि जैन मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जहां जैन मुनियों की कॉपर की, तांबे की प्रतिमाओं की भी स्थापना की जा रही है। माई की बगिया अमरकंटक में स्थित है और यह नर्मदा नदी का जो प्रारंभिक उद्गम होता है वो उसी स्थानों से होता है, जिसके लिए माई की बगिया फेमस है। मध्य प्रदेश में माई की बगिया नाम से एक परियोजना भी चलाई जा रही है। स्कूलों में बच्चों को पोषण युक्त भोजन देने के उद्देश्य से छोटी सी फुलवारी क्यारियों का निर्माण किया जा रहा है और उन क्यारियों में सब्जी, भाजी ये सभी लगाई जा रही है, जिससे बच्चों को उचित पोषक तत्व प्राप्त हो सके। उस योजना का नाम है माई की बगिया योजना। नेक्स्ट, अंकलेश्वर, यह बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब नर्मदा नदी खंबात की खाड़ी में एस्चुरी बनाते हुए गिरती है तो नर्मदा नदी जहां पर अंत हो रहा है उसका, जहां पर वो समुद्र मिल रही है, उसी स्थान पर एक प्रसिद्ध स्थान है, इसका नाम है अंकलेश्वर, गुजरात में स्थित है। इसको भी हमको विशेष तौर पर याद रखना है कि गुजरात में अंकलेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में बनाया गया है। अभी मैंने हनुवंतिया टापू के बारे में बताया था कि हनुवंतिया टापू इंदिरा सागर में स्थित है। 2022 में यहां जल महोत्सव हुआ है और एक तहसील है, इसका नाम है मूंदी, बिल्कुल आप याद रखिएगा, पेपर में आ सकता है। मूंदी तहसील जो खंडवा में स्थित है, वहां पर यह हनुवंतिया टापू बनाया गया है, जो मध्य प्रदेश सरकार लगातार वाटर स्पोर्ट के लिए इसको भी बढ़ावा दे रही है। यह मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। नर्मदा नदी से जुड़ी हुई एक समिति को भी विशेष तौर पर याद रखिए, इसका नाम है एएन खोसला समिति। एएन खोसला समिति ने नर्मदा नदी और सरदार सरोवर डैम, एक डैम के बारे में भी जानकारी दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नाम है सरदार सरोवर डैम। इस डैम की ऊंचाई बढ़ाने से जुड़े हुए जो मुद्दे थे उनको लेकर वाद विवाद चल रहा था। नर्मदा आंदोलन भी हुए, मेघा पाटकर, बाबा साहब आमटे, अरुंधति रॉय इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी। तो एएन खोसला समिति का संबंध नर्मदा नदी से है, पेपर में आएगा तो आप डायरेक्टली याद रखना। एएन खोसला समिति नर्मदा नदी से जुड़ी हुई है, जो सरदार सरोवर बांध को ऊंचाई बढ़ाने से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की स्थापना 1985 में की गई थी। यह प्राधिकरण लगातार नर्मदा नदी की स्वच्छता और विकास को बढ़ावा देता है। नर्मदा नदी को रिवर ऑफ प्लेजर या रिवर ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं, अर्थात आनंद और अमृत की नदी के भी रूप में भी इसको जाना जाता है। रिवर ऑफ प्लेजर या रिवर ऑफ जॉय के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नर्मदा नदी पर कुल 29 परियोजनाएं बनाई गई हैं, जो बहुत बड़ी परियोजना है। 29 बड़े बांधों का निर्माण किया गया है और 3000 छोटे बांधों का निर्माण किया गया है। यह नर्मदा नदी पर स्थित कुल प्रोजेक्ट है। नर्मदा नदी के जो मुख्य रूप से अभी हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि एक नर्मदा एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा रहा है। नर्मदा एक्सप्रेस वे नर्मदा नदी के किनारे से ही जाएगा, वो जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी थोड़ा सा हिस्सा उसमें ऐड किया गया है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक ये एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 1265 किलोमीटर होगी लगभग। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर होगी। 1300 के आसपास याद रखना, 1265 एक्यूरेट बनाई गया है और 1300 अप्रोक्सीमेट है। मध्य प्रदेश में इसकी कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर के आसपास होगी। और जैसे ही ये हाईवे बनेगा तो नर्मदा नदी के किनारे जो फसलों का निर्माण होता है, जो लगातार फूड क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, इसके किनारे लगातार जो फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, उसके यातायात को बढ़ावा मिलेगा, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की आय को भी हम बढ़ा सकेंगे और एक सुगम एक्सप्रेसवे के निर्माण के माध्यम से लगातार ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये नर्मदा एक्सप्रेसवे की मैंने आपको जानकारी दे दी है। ये पूरा डेटा जो मध्य प्रदेश का है, इसको आप एक बार ध्यान से कॉपी में लिख जरूर लें, ठीक है। एक बार और इस वीडियो को देख लें। मैं बार बार इस बात पर दोहरा रहा हूं, एक बार में कुछ नहीं होगा, कम से कम 2 बार वीडियो को जरूर देखें, जिससे सारी जानकारी आपको क्लियर होती चली जाए। अच्छा, एक बात और मैं आपको लास्ट में बता दे रहा हूं, जो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी है,
जैसे हम नर्मदा नदी को 100% मान लें, तो 100% में से 86% इसका ड्रेनेज सिस्टम मध्य प्रदेश में है। 86% ड्रेनेज सिस्टम कहां पर है? मध्य प्रदेश में। लगभग 11% ड्रेनेज सिस्टम गुजरात में है। 11% इसका जो अपवाह तंत्र है वो गुजरात में है, और 3% मात्र अपवाह तंत्र महाराष्ट्र में है। इससे जुड़ा हुआ भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। ये अभी मध्य प्रदेश की नदियों से जुड़ा पहला वीडियो था। इसके बाद हम सभी नदियों पर मध्य प्रदेश की एक एक करके वीडियो बनाएंगे, जो आपको सभी एग्जाम के लिए बहुत लाभप्रद होंगे। इस वीडियो को लोगों को शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की लिंक मिलती रहे। जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा उससे आपको इसकी जानकारी जरूर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।